हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, हमारा जैसे कि संसद वाला जो चैप्टर है वो चल रहा था। पॉलिटी के अंदर हम जो हमारा भाग 5 कर रहे थे उसमें हमने एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा संसद वाला जो चैप्टर है पार्लियामेंट जो है वो चल रहा था, उसमें हमने ऑलरेडी 1, 2, 3 क्लासेज जो है यानी कि 2 क्लासेज जो है वो हमने ऑलरेडी उसमें कवर कर ली है। ठीक है, आज हमारी 3rd क्लास रहने वाली है पार्लियामेंट को लेकर। इस 3rd क्लास में हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट्री कुछ कमिटीज़ होती है आपकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आए भी हैं पुराने आपके एग्जाम्स के अंदर और वापस से आने की संभावना है। तो ये सारी जो पार्लियामेंट्री समितिज़ जो होती है, संसद की जितनी भी समितिज़ होती है इंपॉर्टेंट वाली, उनका क्या फंक्शन होता है, कितने लोग उसके अंदर होते हैं, उसके लीडर कौन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमको पता होनी चाहिए। बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ 4-5 पॉइंट है हर एक कमेटी के, वो आपको पता होने चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का आपका टॉपिक रहने वाला है। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। अगर आप मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको ऐसे मेरी फोटो लगी हुई दिख जाएगी, आप पहचान जाओगे कि ये मेरा ही ग्रुप है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है, PDF वगैरह जो है, अगर मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ फ्री वाली, तो वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी करंट अफेयर से जुड़ी हुई न्यूज़ होती है, कोई भी अपडेट होता है, काफ़ी सारे एग्जाम्स होती हैं उनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस जो है वो आते रहते हैं आपके, है ना। UGC नेट के एग्जाम्स होते हैं, UPSC के एग्जाम होते हैं, सेट एग्जाम्स होते हैं आपके, है ना। तो ये सारे और इसके अलावा भी और काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, उसकी जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है वो मैं यहाँ पे सारी अपलोड कर देती हूँ, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपको अगर है ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्विजेस वगैरह अगर आपको करने हैं तो वो भी मैं यहाँ पे ही करवाती रहती हूँ, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई जॉब की ओपनिंग्स आती है, कोई भी जॉब की वैकेंसीज वगैरह आती है, कभी स्कूल में आई है, कभी प्रिंसिपल के लिए आई है, कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई है, कोई भी जॉब की ओपनिंग वगैरह वैकेंसीज वगैरह होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करती रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको सिंपली टाइप करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और आपको वहाँ पे जो मेरा ग्रुप है वो दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो यह पूरा आपका इंट्रोडक्शन था आज की क्लास को लेकर। अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो सर टॉपिक है आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज़, यानी कि संसदीय जो समितियां आपकी होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट समितियां आपकी होती है, उनके काफ़ी अलग अलग फंक्शंस, काफ़ी अलग अलग कार्य होते हैं। तो कौन सी समिति का क्या कार्य है, वो क्या काम करती है, कितने मेंबर्स उसके अंदर होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि टाइप ऑफ बिल कितने होते हैं, या फिर है ना आपके जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, संसद में पेश जो विधेयक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ये हम वैसे ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। ऑर्डिनरी बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं, फाइनेंशियल बिल और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। ठीक है, साधारण बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं, आपके वित्तीय बिल होते हैं और आपके संवैधानिक जो संशोधन के बिल होते हैं वो होते हैं। मनी बिल के बारे में आर्टिकल नंबर क्या है, 110 जो है वो इसका अनुच्छेद है, 117 आपका वित्तीय बिल का अनुच्छेद है। आपको ये दोनों अनुच्छेद जो है वो इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए कि 110 अनुच्छेद में मनी बिल के बारे में बताया हुआ है, 117 अनुच्छेद के अंदर फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय बिल के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, इन बिल्स को हम किसी अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्लाइड लगी हुई थी तो मैंने आपको बता दिया। अब हम शुरू करते हैं। हमारी जो आज की बेसिकली क्लास है पार्लियामेंट्री कमिटीज, उसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट क्या बोला है, कमिटी कैन बी कॉल्ड अ पार्लियामेंट्री कमिटी इफ इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और द चेयरमैन। ठीक है, इट हैज द सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटेरिएट, यानी कि किसी समिति को संसदीय समिति कहा जा सकता है यदि वह सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित हो या अध्यक्ष या है ना अध्यक्ष द्वारा नामित हो। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, है ना सचिवालय द्वारा प्रदान किए गए एक है ना सचिवालय हो, या फिर इसको अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज बेसिकली होती क्या है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो आपकी पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं उनकी बनाई हुई कुछ कमिटीज़ होती है। अलग अलग मैटर्स को है ना अलग अलग कमिटीज़ को रिफ़र किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपकी पार्लियामेंट में आपकी संसद के अंदर चलती रहती है। तो उन सभी चीज़ों को चेक करने की ड्यूटी किसकी होती है, वो अब हर एक चीज़ हर एक मिनिस्टर तो चेक नहीं कर सकता है, तो कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बना देते हैं, उनको उनका काम सौंप देते हैं। भाई अगर ये मैटर से जुड़ी हुई कोई भी सारी चीज़ें आएगी आप उसको चेक करोगे, इस मैटर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें हैं तो आप उसको चेक करोगे। तो ऐसे करके काफ़ी सारी अलग अलग कमिटीज़ बनाई हुई है, हर कमिटी का अपना अपना काम जो है वो असाइंड करा हुआ है। ठीक है, और इन कमिटीज़ को या तो नॉमिनेट कर सकते हैं आपके स्पीकर और चेयरमैन, और यही इसके सेक्रेटेरिएट भी होते हैं। ठीक है, यानी कि हेड जो है कमिटी के वो आपके स्पीकर हो सकते हैं या फिर आपके चेयरपर्सन, आपके जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, या फिर जो आपके स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो इसके लीडर जो है वो हो सकते हैं। कुछ है ना कुछ कमिटीज़ जो है उनके लीडर आपके स्पीकर भी होते हैं, कुछ के लीडर आपके है ना जो राज्यसभा के जो आपके चेयरमैन होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो अभी किसके क्या होते हैं वो भी हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है,
These committees are smaller unit of MPs from both the house across political parties. They function throughout the year. यानी कि ये समितियां दोनों सदनों के जो है ना संसदों की छोटी इकाइयां हैं जो राजनीतिक दलों में हैं और वे पूरे वर्ष तक कार्य करती है। यानी कि जितने भी हम पार्लियामेंट्री कमिटीज देखेंगे, जो आपकी परमानेंट कमिटीज होती है उनका टेन्योर 1 ईयर का होता है, यानी कि पूरे 1 साल तक वो समिति जो है वो काम करती है। और आपके जितने भी MPs आते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, उनका छोटा छोटा अलग अलग यूनिट बना के उनका ग्रुप बनाया हुआ है। तो कुछ कमिटी में कुछ MPs होते हैं, कुछ में कुछ MPs होते हैं। ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट्री कमिटीज बेसिकली होती क्या है। आपके जितने भी MPs होते हैं उनके अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, उनको अलग अलग समितियों के अंदर बांटा गया है। हर एक समिति का अपना अपना अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे कि स्मॉलर ग्रुप ऑफ MPs जो है वो स्टडी करते हैं, डेलिबरेट ऑन द रेंज ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स, बिल को लेकर है ना स्टडी करते हैं, बजट को लेकर स्टडी करते हैं, या फिर काफी अलग अलग मैटर्स जो होते हैं उनके ऊपर ये पार्लियामेंट्री समितिज जो है वो आपकी क्या करती है, स्टडी करती है, काम करती है। ठीक है, अब ये सारा इंट्रोडक्शन हमने देख लिया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन ईदर बी अ स्टैंडिंग कमिटी और अ एडहॉक कमिटी। संसदीय समिति या तो एक स्थायी समिति या फिर एक आपका तदर्थ समिति हो सकती है। अब मैंने आपको आई थिंक है ना प्रीवियस क्लासेस में समझाया हुआ है स्टैंडिंग और एडहॉक का मतलब क्या होता है। एडहॉक का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में कि एडहॉक मतलब टेम्पररी होता है। तो अगर आप कहीं पे भी एडहॉक वर्ड को देख लो पॉलिटिकल साइंस में, तो समझ जाना कि वहां पे टेम्पररी यानी कि अस्थायी चीज की बात हो रही है। अब यहाँ पे एडहॉक कमेटी की बात हो रही है, यानी कि ऐसी समितियां जो कि आपकी अस्थायी होती है, वो परमानेंट, उनका कोई टेन्योर नहीं होता है कि 1 साल तक रहेगी ही रहेगी, वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आती है। सपोज कोई XYZ अभी कोई बिल पारित होने वाला है या फिर कोई भी XYZ आपका मैटर चल रहा है संसद के अंदर, वो स्पेसिफिक मैटर है, उस स्पेसिफिक मैटर को उसके बारे में देखना है, जांच पड़ताल करनी है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें देखनी है। अगर तो क्या करेंगे, एक नई समिति बना लेंगे। उस समिति का काम जो है वो उस XYZ मैटर को देखने का ही होगा। जैसे उस समिति का काम खत्म हो जाएगा, वो समिति जो है वो अपने आप ही भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये होती है आपकी एडहॉक कमेटियां जो कि अस्थायी रूप से काम करती है। कुछ आपकी स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि आपकी परमानेंट रूप से यानी कि स्थायी रूप से काम करती है। उनका परमानेंट टेन्योर है, 1 साल तक वो रहेगी ही रहेगी। जो उनका काम है वो काम करती है, फिर आगे नया काम आता है, आगे नया काम करती है, पूरे साल भर काम करती ही रहती है। जब तक उनका कार्यकाल नहीं खत्म होता है तब तक वो काम को करती रहती है। लेकिन एडहॉक कमेटी किसी एक स्पेसिफिक मैटर के लिए आती है, कोई XYZ मैटर है, उसके लिए वो कमेटी को बनाया गया है, उस नई समिति को बनाया गया है। जैसे उसका वो काम खत्म हो जाएगा, समिति अपने आप ही भंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की समिति होती है। एक आपकी स्टैंडिंग होती है यानी कि एक आपकी स्थायी समिति होती है, एक आपकी तदर्थ समिति होती है जिसको हम टेम्पररी अस्थायी रूप से बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी जो है वो परमानेंट कमेटी होती है, मैंने बता ही दिया है, जिनका फिक्स्ड टेन्योर होता है। स्थायी समिति जो है वो स्थायी समितियां होती है यानी कि परमानेंट होती है, जिनका निश्चित कार्यकाल जो है वो होता है। ठीक है, फिर एडहॉक कमिटीज जो है वो अपॉइंटेड होती है किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। दे सीज टू एग्जिट व्हेन दे फिनिश द टास्क असाइन टू देम आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट। दीज कमिटीज इंक्लूड एडवाइजरी कमेटी और आपकी इंक्वायरी कमेटी। तो सबसे पहले तो तदर्थ समिति जो है वो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है और वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए मौजूद रहती है। जैसे ही आपको किसी है ना एक पर्टिकुलर मैटर आपके पार्लियामेंट के अंदर जनरेट हुआ है, उस मैटर के ऊपर सारी जांच पड़ताल करने के लिए आपकी एक नई एडहॉक कमेटी जो है, एक नई अस्थायी या फिर तदर्थ समिति जो है वो बनाई गई है। उसने अपनी जांच पड़ताल कर ली, उस मैटर के ऊपर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंप देगी। समिति जो है वो उसका काम जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो आपकी एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, अब इन समितियों में भी 2 प्रकार की समितियां आती है, सलाहकार समिति और जांच समितियां शामिल होती है। तो सबसे पहले आपको फिर से पूरा डायग्राम अच्छे से समझाती हूँ। एक आपकी पार्लियामेंट है, यहाँ पे संसद है, इसके अंदर 2 प्रकार की समितियां आपको देखने को मिलेगी। कुछ होती है आपके पास में स्थायी रूप से समिति जिसको हम स्टैंडिंग कमिटीज बोलते हैं, ये परमानेंट होती है। कुछ आपकी एडहॉक समितियां जिसको हम है ना तदर्थ या फिर आपकी बोल सकते हैं अस्थायी रूप से जो समितियां होती है वो होती है। अब ये जो अस्थायी वाली जो समितियां हैं ये भी आगे जाके 2 भागों में बढ़ सकती है। एक होती है आपकी एडवाइजरी कमेटी जिसका काम क्या है, सलाहकार समिति इसका नाम है, तो नाम से इसका काम को हम समझ सकते हैं, सलाह देने का काम होता है। कोई भी मैटर है जिसपे अगर सलाह चाहिए कि भाई इस मैटर पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो एक समिति बनाई गई है सलाहकारी समिति, वो अलग अलग मैटर्स के ऊपर अपनी सलाह देती है, अपनी राय देती है, जिसको हम बोलते हैं एडवाइजरी कमेटी। एक होती है इंक्वायरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी नाम से समझ में आ रहा है
क्या काम हो सकता है? इंक्वायर करने का, कहीं पे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है, जांच पड़ताल करनी है, वो काम करने का है ना जो कार्य होता है वो आपकी इंक्वायरी समिति का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो तरीके की आपकी एडहॉक समितियां होती है। एक तो होती है सलाहकार समिति जिसका काम होता है सलाह देना, एक होती है आपकी जांच समिति जिसका काम होता है जांच करना। तो ये आपकी पूरी पार्लियामेंट्री समिति का स्ट्रक्चर बता दिया है। सबसे पहले आपकी है ना स्टैंडिंग कमेटी और आपकी एडहॉक कमेटी। एडहॉक में दो आ जाएगी आपकी, एक तो हो जाएगी एडवाइजरी जो कि एडवाइस करेगी, सलाह देगी, एक हो जाएगी आपकी इंक्वायरी कमेटी जो कि आपकी जांच को है ना पूरा काम करेगी, जांच से शामिल होगी, जांच से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये आपकी सारी कमिटीज है। अब हम समझते हैं कि एक एक समितियों को कि क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले आपकी लोक लेखा समिति काफी इंपॉर्टेंट समिति है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हमने ऑलरेडी पीछे जो वीडियोस कंप्लीट करी है उसके अंदर हमने ऑलरेडी इस लोक लेखा समिति के बारे में काफी पढ़ा है और क्वेश्चंस के अंदर भी ये पूछी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट समिति है, आपको इसके बारे में सारी चीजें जो है इतने पॉइंट्स तो एटलीस्ट आपके कवर होने चाहिए जो मैंने 5-7 यहाँ पे लगाए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सबसे पहली बार 1921 के अंदर सेटअप हुई थी, जो आपकी 1919 वाला जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, मैंने आपको करवाया हुआ है। भारत सरकार का अधिनियम जो 1919 वाला आया था उसका दूसरा नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मैंने आपको दो एक्ट पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाया था 1909 वाला है ना, 1909 का क्या दूसरा नाम था और 1919 वाले का क्या दूसरा नाम था। दोनों के एक एक अलग अलग नाम भी थे। एक तो हम इसको बोल सकते हैं भारत सरकार का अधिनियम 1909 वाला और एक भारत सरकार का अधिनियम 1919 वाला, और इनके अलग अलग एक एक और नाम थे। वो है ना नाम क्या थे, तो आपको बताना है कि 1919 वाला जो एक्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 वाला जो आपका अधिनियम है उसका दूसरा नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो 1919 जो आपका अधिनियम आया था उसके तहत 1921 के अंदर लोक लेखा समिति को इस्टेब्लिश करा गया था, इसकी स्थापना हुई थी, ये सेटअप हुई थी। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर आपकी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है। ठीक है, अब आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, कुछ समितियां जो है वो हर एक एक जो इंडिविजुअल हाउस है उसके लिए अलग अलग भी हो सकती है, कुछ समितियां जो है वो दोनों हाउसेस को मिलाकर एक समिति भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में आपके कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 यहाँ पे लोकसभा से आते हैं, 7 आपके राज्यसभा से आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कुछ समितियां जो है वो इंडिविजुअल हाउसेस की हो सकती है, जैसे कि अभी हम आगे कुछ कमिटीज को करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए ही होगी और राज्यसभा के लिए भी होगी, यानी कि दोनों ही सदन के लिए दो अलग अलग समितियां होगी। लेकिन कुछ समितियां ऐसी भी आपको देखने को मिलेगी जहां पे दोनों ही सदन के मेंबर्स जो है वो मिला के एक समिति बनाई गई है। ठीक है, तो ऐसी समितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जहां पे 15 सदस्य आपके लोकसभा से आते हैं और आपके बचे हुए 7 सदस्य जो है वो आपके राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, अब इसमें मिनिस्टर जो है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता है, यानी कि एक मंत्री जो है वो आपकी लोक लेखा समिति जो होती है उसका सदस्य नहीं हो सकता है। काफी सारी ऐसी समितियां हैं जहां पे मंत्री जो है, जो आपके मिनिस्टर होते हैं, वो आपकी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। काफी सारी ऐसी समितियां भी है जहां पे मंत्री इनके सदस्य हो सकते हैं। तो किसके मंत्री सदस्य हो सकते हैं, किसके नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया है कि आपकी जो लोक लेखा समिति है उसके जो मिनिस्टर है वो मेंबर नहीं हो सकते हैं, मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। दूसरा, स्पीकर जो है वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ द कमिटी को और मोस्टली एमपी ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी को, यानी कि अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। जो आपके स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो ही लोक लेखा समिति का जो चेयरमैन होता है, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसको चुनते हैं। ठीक है, इसका टेन्योर कितने वर्ष का होता है, 1 साल का, यानी कि लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है वो पूरा 1 साल के लिए होता है। 1 साल तक ये आपकी परमानेंट कमेटी है जिसको बनाई जाती है, पूरा 1 साल तक काम करती है, उसके बाद में नई समिति बनती है। ठीक है, स्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से नहीं है ये समिति। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी समिति का क्या काम है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कैग के बारे में, है ना, कैग के बारे में मैंने आपको बताया था। जो आपका लोक लेखा परीक्षक जो होता है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपते हैं राष्ट्रपति को और आपके राज्यपाल को। अब राष्ट्रपति जो है वो संसद के अंदर फिर आपके लोक लेखा जो है ना लोक लेखा परीक्षक जो होते हैं उनकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने यानी कि संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब वो जो रिपोर्ट होती है आपकी है ना लोक लेखा परीक्षक की, उस रिपोर्ट की जांच करने की जो पूरी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है, वो आपकी लोक लेखा समिति की ही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैग अपनी रिपोर्ट को देते हैं राष्ट्रपति को,
राष्ट्रपति उनकी रिपोर्ट जो संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस रिपोर्ट की जांच करने का या फिर उस रिपोर्ट के बारे में सारा कुछ देखने का, भाई रिपोर्ट सही है नहीं है, क्या बताया हुआ है उसके अंदर, ये सारी चीजें जो है वो देखने की ड्यूटी होती है आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी, आपकी है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति की। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, फंक्शन ऑफ द कमिटी इज टू एग्जामिन ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द कैग एंड इन्वेस्टिगेट ऑन एनी फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज इफ एनी, यानी कि समिति का कार्य जो आपके कैग होते हैं उनके द्वारा प्रदान की गई है ना लेखा परीक्षक रिपोर्ट की जांच करना है, और यदि कोई अगर आपकी है ना वित्तीय और है ना वित्तीय अगर कोई भी इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है, तो उसकी जांच करने का काम भी लोक लेखा समिति का ही होता है। यानी कि सिंपल सी बात है, कैग जो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं पार्लियामेंट के सामने राष्ट्रपति के द्वारा, उस रिपोर्ट को जांच करने का काम किसका है, लोक लेखा समिति का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी समिति है आपकी अनुमान समिति, अनुमान यानी कि आपकी एस्टिमेट कमिटी। ठीक है, ये आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई है, सरकार के फाइनेंसेस को देखने की ड्यूटी एस्टिमेट कमेटी की होती है। ठीक है, ये आपकी 1950 के अंदर आई थी है ना बाय दी जॉन मिथाई, जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, यानी कि तत्कालीन जो आपके है ना वित्त मंत्री जॉन मिथाई थे, उनकी सिफारिश पर 1950 के अंदर आपकी एस्टिमेट कमेटी जो है वो आई थी। तो सबके डेट्स भी आपको लर्न होनी चाहिए कि सबसे पहले आपकी लोक लेखा समिति जो है उसका गठन हुआ था, उसके बाद में आपके 1950 के अंदर आपकी जो एस्टिमेट कमेटी है वो बनती है। ठीक है, इसमें ओरिजिनली तो 25 मेंबर बताए हुए थे, लेकिन बाद में इसके सदस्य जो है वो 25 से बढ़ाकर 30 कर दिए गए थे, और जितने भी 30 सदस्य हैं वो सारे के सारे लोकसभा से ही आते हैं। यानी कि आपकी जो एस्टिमेट कमेटी है इसके पहले सदस्य थे 25 के, भाई इस समिति में 25 सदस्य होंगे, बाद में इनके सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 30 कर दिया गया, और कहा कि ये जो अब 30 लोग जो हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही आएंगे, यानी कि एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा का कोई भी सदस्य प्रस्तुत नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो मिनिस्टर जो है वो इसके भी सदस्य नहीं हो सकते हैं, मंत्री जो है वो आपके एस्टिमेट कमेटी के भी है ना सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ना ही वो लोक लेखा समिति के सदस्य हो सकते हैं, ना ही कोई मंत्री आपका एस्टिमेट समिति का सदस्य हो सकता है। फिर अगर हम बात करते हैं तो स्पीकर अपॉइंट चेयरमैन ऑफ द कमिटी, जो आपके स्पीकर है वो ही इस कमेटी के चेयरमैन को चुनते हैं, क्योंकि भाई लोकसभा से ही आ रहे हैं सारे सदस्य, तो जो लोकसभा का स्पीकर है, जो हेड है, वही तो आपकी एस्टिमेट कमेटी की जो है ना लीडर होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उसको चुनेंगे। राज्यसभा की क्यों चूज कर सकते हैं, उनके पास में तो पावर ही नहीं हो सकती ना। तो इसलिए एस्टिमेट कमेटी जो है उसके चेयरमैन को चुनने की ड्यूटी किसकी होती है, स्पीकर की होती है। अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो लोक लेखा समिति जो होती है उसके आपको मोस्टली ऑपोजिशन पार्टी के जो एमपी होते हैं वो उसके लीडर यानी कि वो उसके चेयरमैन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कोई पूछे कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन होते हैं, तो मोस्ट लाइकली ये देखा गया है कि जो आपकी ऑपोजिशन पार्टी के जो आपकी कोई भी मिनिस्टर हो सकते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के जो आपके मंत्री होते हैं, जो आपके एमपी होते हैं, वो लोक लेखा समिति के ना बेसिकली चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अपॉइंट कौन करता है चेयरमैन को, स्पीकर ही करते हैं। अगर हम बात करें एस्टिमेट कमेटी की, तो एस्टिमेट कमेटी के जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट कौन करता है, स्पीकर ही करते हैं, और ये आपकी रूलिंग पार्टी से ही होते हैं। तो जो आपकी लोक लेखा समिति है उसके चेयरमैन आपकी ऑपोजिशन पार्टी से होते हैं, एस्टिमेट कमेटी के जो चेयरमैन है वो आपकी रूलिंग यानी कि आपकी जो सत्ताधारी पार्टी है उससे होते हैं। ठीक है, अगली समिति के ऊपर अगर हम चलते हैं, अच्छा इसकी अगर हम मेंबरशिप देख लें तो 1 साल का इसका टेन्योर होता है। कार्यकाल की अवधि कितनी है, 1 वर्ष तक आपकी एस्टिमेट कमेटी भी काम करती है, लोक लेखा समिति भी 1 वर्ष तक ही काम करती है। ठीक है, अगर अब हम इसके फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या है, तो आपकी सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी फाइनेंसेस का काम है, कोई भी बजट का काम है, तो ये सारे फाइनेंसेस और बजट का काम देखने की ड्यूटी होती है आपकी एस्टिमेट समिति की। ठीक है, अगली समिति अगर हम देखें तो सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति यानी कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो ये आपकी 1964 में बनाई गई थी कृष्णन मेनन कमेटी के द्वारा, यानी कि जो आपकी कृष्णन मेनन समिति आई थी उसने ये सिफारिश दी थी कि 1964 के अंदर एक आपकी सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति जो है उसका गठन होना चाहिए, और फिर 1964 में कमेटी जो है वो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग की बनाई गई थी। ठीक है, इसके ओरिजिनली 15 मेंबर थे इसके अंदर, लेकिन बाद में इसमें भी सदस्यों को बढ़ा दिया गया और 22 मेंबर कर दिया गया। इन 22 में से 15 सदस्य तो आपके लोकसभा से आते हैं, 7 सदस्य आपके राज्यसभा से आते हैं। तो सबके सदस्य कितने कितने हैं, कौन से हाउस से कितने सदस्य आते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो है ना जो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग की जो आपकी कमेटी है, सार्वजनिक उपक्रमों की जो आपकी समिति है, इसमें पहले तो 15 सदस्य थे, बाद में इनकी संख्या भी बढ़ा के 22 कर दिया गया, और कहा कि 22 में से 15 जो मेंबर हैं, 15 जो सदस्य हैं, इन 22 में से ये 15 तो आएंगे लोकसभा से और 7 आएंगे आपके राज्यसभा से। ठीक है, चेयरमैन जो है वही स्पीकर जो है उसको अपॉइंट करते हैं, यानी कि स्पीकर जो है वो आपकी जो पब्लिक अंडरटेकिंग की जो कमेटी है, सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति है, उसके चेयरमैन को कौन चूज करता है, स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन जो है वो आपके
कैन ओनली बी फ्रॉम लोकसभा नॉट फ्रॉम राज्यसभा। जो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग की जो समिति होती है, इसके जो चेयरमैन हो सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही हो सकते हैं, राज्यसभा से नहीं हो सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन हो सकते हैं आपकी सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही हो सकते हैं, वो राज्यसभा से नहीं हो सकते हैं। और मिनिस्टर जो है, मंत्री जो है, वो इस समिति के भी सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती है ना, आपकी PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती है आपकी, जिसको हम PSUs के नाम से जानते हैं, उनकी कोई भी रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करना, उसकी जांच करने की काम होती है। जो आपकी कैग है, कैग की जो रिपोर्ट होती है उसको जांच करने का जो ड्यूटी है वो भी आपकी सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति है उसकी ही होती है। ठीक है, आगे अगर बढ़े हम तो विभागीय स्थायी समितियां जो आपकी होती है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी समितियां होती है। आपने देखा होगा कि मैं ना काफ़ी सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है, काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट की एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती है, यानी कि टोटल 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है आज की डेट में हमारे पास में। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग समिति बनाई हुई है जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देखती है, उसकी जांच करती है। ठीक है, कमेटी की जो रिकमेंडेशन है वो लगाई गई थी 1993 के अंदर। ठीक है, इसमें टोटल आपकी 24 समितियां आपको देखने को मिलेगी। पहले आपकी 17 समितियां थी, यानी कि पहले आपके पास में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज जो है उसमें टोटल है ना 17 आपको कमिटीज देखने को मिलेंगी, लेकिन बाद में इसका नंबर बढ़ाकर 24 कमेटी को कर दिया गया था। यानी कि हर एक कमेटी के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक अलग अलग समिति आपके पास में दे रखी है, और 24 आपकी समितियां जो है वो टोटल है अभी विभागीय स्थायी समितियों को लेकर। ठीक है, अब हम अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो स्टैंडिंग कमेटी इज टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और जो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका मेजर रोल कहाँ पे आता है, आपका जो फाइनेंशियल बिल जो आपके पास होते हैं ना, जो आपके फाइनेंशियल बिल या फिर जो आपके मनी बिल पास होते हैं उसमें मेजरली डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का ही रोल होता है। ठीक है, बजट जो आपका पास होता है संसद के अंदर, उसको जांच पड़ताल करने का कौन सी मिनिस्ट्री ने कितने रुपए मांगे हैं, कितने की वो ग्रांट कर रहे हैं, कितने रुपए की डिमांड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रुपए खर्च करने की बात हो रही है। तो बजट में जितने भी चीजें आती है उस बजट को पूरा जांच करने की ड्यूटी होती है विभागीय स्थायी समिति की। तो जो आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है वो आपकी बजट से जुड़ी हुई है। संसद में जो बजट को हम प्रेजेंट करते हैं, जो बजट आपका पारित होता है, उस बजट को पहले डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी पूरा चेक करती है कि बजट में क्या क्या बातें बोली गई है, कौन सी मिनिस्ट्री कितने रुपए की डिमांड कर रही है, कितने उनको ग्रांट चाहिए, कौन सी चीज के लिए कितनी डिमांड हो रही है, कितने रुपए मांग रहे हैं, ये सारी कुछ पहले है ना पूरी जांच पड़ताल करी जाती है। उसके बाद में ही आपका जो बजट है वो आगे फिर उसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो आपकी बजट से जुड़ी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें इसकी तो 24 आपके पास में स्टैंडिंग कमिटीज है, कवर अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन ऑल द मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि 24 स्थायी समितियां केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों विभागों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल करती है। अलग अलग डिपार्टमेंट से आपके टोटल 24 समितियां जो है वो बनाई हुई है। ठीक है, टोटल सदस्य कितने हैं, टोटल 31 सदस्य होते हैं आपके डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में, जहाँ पे 21 तो आपके लोकसभा से आते हैं, 10 आपके राज्यसभा से आते हैं। कोई भी मंत्री जो है यानी कि जो आपका मिनिस्टर होते हैं वो आपके इस समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी समितियां देखी है कोई भी मंत्री उसका है ना मेंबर नहीं है। ठीक है, और आउट ऑफ 24 स्टैंडिंग कमेटी 24 टोटल कमेटी है, उसमें से 8 जो है वो आपकी राज्यसभा के अंडर में काम करती है, 16 आपके लोकसभा के अंडर में काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 24 हमारे पास में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है। इन 24 में से भी 8 तो आपकी राज्यसभा के अंडर काम कर रही है, राज्यसभा के अधीन काम कर रही है, और 16 जो है वो आपकी लोकसभा के अधीन काम कर रही है। टोटल सदस्य कितने हैं, तो कुल इसके अंदर 31 सदस्य हैं, जहाँ पे 21 आपके आते हैं लोकसभा से, और जो 10 सदस्य हैं वो आपके आते हैं कहाँ से, राज्यसभा से। ठीक है, जो आपके मंत्री होते हैं वो इसके भी सदस्य नहीं हो सकते हैं। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम होता है कंसीडर द डिमांड फॉर द ग्रांट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। जो बजट के अंदर हर अलग अलग मिनिस्ट्री अपने अपने लिए अलग अलग ग्रांट की डिमांड करती है कि भाई हमको इतने रुपए की मांग है, ये हमारी मांग है, हमको इतने रुपए चाहिए हमारी मिनिस्ट्री में काम करने के लिए। तो उस ग्रांट को चेक करने का कि भाई इस अगर मिनिस्ट्री ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इतने रुपए मांगे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इतने रुपए मांगे हैं, टूरिज्म ने इतने रुपए मांगे हैं, तो वो इस रुपए को कहाँ कहाँ पे लगाने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाले हैं। तो उनकी जो भी ग्रांट होती है, जो भी उनकी मांगे होती है, उस पर विचार करना, उस पर चर्चा है ना विमर्श करना, उसको पूरा जांच करने की
ड्यूटी होती है आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की। ठीक है, फिर आपके बिल्स वगैरह जो भी पर्टेन होते हैं उसको एग्जामिन करने की ड्यूटी जो है बिलों से संबंधित, बिलों के ऊपर कोई भी जांच वगैरह होती है वो भी आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ही करती है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, यानी कि मंत्रालय विभागों की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा करने का काम जो है वो भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का ही होता है। और बेसिकली आपको ये याद रखना है कि बजट की जांच पड़ताल करना, उसको इंक्वायर करने के काम होता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी 4 वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, ये सारी की सारी आपकी स्टैंडिंग कमेटी थी, यानी कि स्थायी वाली कमेटी थी, कोई भी अस्थायी वाली समिति आपकी नहीं थी। ठीक है, अब हम अगली समिति को देखें तो व्यापार सलाहकार की समिति क्या बात करती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या बात करती है। दिस कमेटी रेगुलेट प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, यानी कि आपके जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन में हर रोज का अलग अलग टाइम टेबल होता है। भाई हम अगर पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं तो हमारा भी अलग अलग टाइम टेबल होता है, सुबह हम ये पढ़ने वाले हैं, दिन में ये पढ़ेंगे, शाम को ये पढ़ेंगे। तो आपकी संसद जो है उसमें जो 2 आपके सदन है, लोकसभा राज्यसभा, रोज का अलग अलग टाइम टेबल होता है कि आज जो अगर आपका लंच होने वाला है तो लंच से पहले कौन कौन से मुद्दों पे बातें होने वाली है, लंच के बाद में कौन कौन से मुद्दों पे बातें होने वाली है। ठीक है, तो जितना भी आपके दोनों सदनों का जो भी टाइम टेबल होता है कि भाई आज क्या क्या मुद्दों पे बातें होने वाली है, क्या डिस्कशन होगा, कौन सा बिल पारित होगा, कौन से मंत्री को बुलाया जाएगा, उससे क्या सवाल जवाब करे जाएंगे, ये सारी चीजें जो है इस पूरे टाइम टेबल को बनाने की ड्यूटी किसकी होती है, व्यापार सलाहकार समिति की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही आपके 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा कुछ समितियां आपको दोनों ही सदनों की अलग अलग देखने को मिलेंगी, लोकसभा की अलग होगी, राज्यसभा की अलग होगी। कुछ ऐसी समितियां आपको देखने को मिलेगी जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलाकर और एक ही समिति बनेगी। लेकिन जो आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, क्योंकि ये आपका टाइम टेबल बनाने का काम करती है कि भाई आज इस सदन में ये काम जो है वो होने वाले हैं, और राज्यसभा में आज का जो दिन है इसमें पूरे दिन में कौन कौन से क्या क्या काम जो है वो होने वाले हैं। तो दोनों सदन के अलग अलग काम जो है उसके लिए अलग अलग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 अलग अलग समितियां हैं। लोकसभा के लिए आपकी अलग समिति होती है जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के लिए आपकी अलग समिति होती है जिसके अंदर 11 मेंबर होते हैं। ठीक है, लोकसभा की जो आपकी समिति होती है व्यापार सलाहकार समिति, इसमें आपके जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं, आपके स्पीकर ही होते हैं। और राज्यसभा की जो आपकी व्यापार सलाहकार समिति होती है इसमें कुल 11 सदस्य होते हैं, और इसमें चेयरमैन जो है वो कौन होते हैं, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि जो आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो ही इसके भी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाने का काम करती है। टाइम टेबल यानी कि आज के दिन में दोनों ही सदनों में क्या क्या काम होने वाला है, रोज का अलग अलग टाइम टेबल होता है। ठीक है भाई, रोज एक जैसी प्रक्रिया तो नहीं चल सकती है ना। आज कुछ मैटर के ऊपर डिस्कशन होगा, आज किसी मंत्री को बुलाया जाएगा, आज उससे सवाल जवाब करे जाएंगे, कल हो सकता है किसी दूसरे मुद्दे पे बातें हो, परसों हो सकता है किसी अलग मुद्दे पे बातें हो। तो रोज के लिए अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो रोज का टाइम टेबल जो है वो बनाने की ड्यूटी होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। ठीक है, लोकसभा के लिए अलग समिति होती है, राज्यसभा के लिए अलग समिति होती है। लोकसभा की समिति जो है उसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, और हेड कौन होता है उस समिति का, स्पीकर ही होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो समिति होती है उसके कुल सदस्य कितने होते हैं, 11 सदस्य होते हैं, और जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वही इस समिति के भी हेड होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगली समिति आती है आपकी नियम समिति या फिर आपकी रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी का क्या काम होता है, कमिटी लुक इनटू मैटर्स रिलेटेड टू प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड सजेस्ट अमेंडमेंट इफ एनी, यानी कि समिति घर में व्यवसाय की प्रक्रियाओं और आचरण से संबंधित मामलों को देखती है, यदि जरूरत है तो संशोधन का भी सुझाव देती है। कोई भी आपके कानून नियम बनने हैं, कोई भी आपके रूल्स वगैरह बनने हैं, तो रूल्स से जुड़ी हुई आपकी समिति होती है नियम समिति। ये भी आपकी लोकसभा राज्यसभा की, क्योंकि लोकसभा अलग सदन है, राज्यसभा अलग सदन है, तो दोनों के लिए जो कानून नियम बनेंगे वो अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग बनेंगे ना। तो दोनों ही सदनों में अलग अलग समिति आपकी होती है। नियम समिति लोकसभा के लिए अलग है, नियम समिति राज्यसभा के लिए अलग है। नियम समिति लोकसभा जो वाली है उसमें आपके कुल 15 सदस्य होते हैं और स्पीकर ही इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में जो आपकी नियम समिति होती है इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं, और जो आपके राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वही इसके भी चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होती है रूल कमेटी यानी कि नियम समिति। अगली आती है आपकी सामान्य प्रयोजन समिति यानी कि जनरल पर्पस वाली कमेटी। जनरल पर्पस कमेटी का क्या है ना काम हो सकता है, नाम से समझ लो, सामान्य प्रयोजन समिति, यानी कि कमिटी डिस्कस एंड एडवाइज ऑन दोज मैटर्स दैट आर नॉट डिस्कस्ड और नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर कमिटी। अभी तक हमने टोटल 6 समितियां पढ़ ली है। कोई समिति जो है वो रोजमर्रा का काम देख रही है, कोई समिति जो है वो आपके रूल्स रेगुलेशन को देख रही है, कोई कैग की रिपोर्ट को ऑडिट कर रही है, कोई आपके बजट को देख रही है, कोई आपके फाइनेंसेस को देख रही है,
तो इतनी सारी समितियां जितने भी काम कर रही है, इसके अलावा भी जो भी काम बच जाते हैं वो सारे काम करने की ड्यूटी होती है सामान्य प्रयोजन समिति यानी कि जनरल पर्पस कमेटी की। ठीक है, ये भी आपकी लोकसभा के लिए अलग होती है, राज्यसभा के लिए अलग होती है। लोकसभा में इसके काफ़ी अलग अलग मिनिस्टर जो हैं, काफ़ी अलग अलग जो आपके एमपीज होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि आपके है ना स्पीकर हो सकते हैं, इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हो सकते हैं, डेप्यूटी स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा में आपके जो चेयरमैन होते हैं, जो आपके पैनल होते हैं, वाइस चेयरमैन जो होते हैं, वो सारे लोग जो है वो इसके अंदर इसके सदस्य कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि जनरल पर्पस कमेटी जो है, सामान्य प्रयोजन समिति जो है, जितनी भी समितियां हैं वो जो काम नहीं करती है, बचे हुए सारे कामों को संभालने की ड्यूटी किसकी होती है? जनरल पर्पस कमेटी की होती है। ठीक है, तो ये आपकी होगी जनरल पर्पस कमेटी। एक आती है आपकी गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति यानी कि कमिटी ऑन प्राइवेट बिल और रेजोल्यूशन से जुड़ी हुई समितियां होती है। कोई भी आपके प्राइवेट मेंबर किसी बिल को पारित करते हैं, कोई भी रेजोल्यूशन यानी कि कोई भी आपके विधेयक या आपके संकल्प अगर पारित होते हैं गैर सरकारी सदस्य द्वारा, यानी कि जो आपके प्राइवेट मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा अगर कोई भी बिल या कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, उससे जुड़ी हुई जो आपकी समिति है उसको देखरेख करने का काम, उस पर जांच करने का काम जो है वो आपकी वो आपकी ये वाली समिति करती है। ठीक है, ये आपकी होती है स्पेशल कमिटी ऑफ द लोकसभा एंड कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर इंक्लूडिंग डेप्यूटी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। राज्यसभा के लिए ये समिति नहीं होती है, यानी कि अगर हम प्राइवेट मेंबर कोई भी बिल को पास करता है, कोई भी रेजोल्यूशन को प्रेजेंट करता है, तो उसके लिए एक नई समिति बनाई गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही होती है, यानी कि उसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और कुल 15 सदस्य इसके अंदर होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए ये समिति नहीं बनाई हुई है। ठीक है, तो अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन को वैसे भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पार्लियामेंट के साथ में लोकसभा राज्यसभा है, आपका राइट टू वर्क और इक्वल जस्टिस जो है वो आपका डीपीएसपी है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी यानी कि आपका फंडामेंटल राइट है, और नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को यानी कि राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान को सम्मान करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। तो कौन सा जो है वो ढंग से यानी कि सुसुमेलित नहीं है सही क्रम में? आपका पहला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो आपकी संसद होती है, पार्लियामेंट होते हैं, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक आपका होता है लोकसभा, एक आपका होता है राज्यसभा, एक आपके होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति भी आपके पार्लियामेंट के ही अंग जो है, अभिन्न अंग जो है वो माने जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2018 में यूपीपीएससी का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ही सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? अगला सवाल आपसे पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन चारों में से बताना है कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। तो पहला बोला है कि भारतीय संसद का संप्रभु संस्थान होता है क्या? भारतीय संसद जो है वो एक संप्रभु संस्थान है क्या? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है क्या? संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक जो आपके तत्व हैं वो बताए हुए हैं क्या? या फिर स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में निहित है क्या? कौन सा कथन जो है वो सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जो आपकी पार्लियामेंट है वो आपका सॉवरेन इंस्टीट्यूट नहीं है। तो सॉवरेन इंस्टीट्यूट कौन है इंडिया का, वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्या बोलता है कि भारतीय संसद एक संप्रभु संस्थान नहीं है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इसका फॉल्स है। ठीक है, 2006 के अंदर जो आपका यूपीपीसीएस प्री का जो एग्जाम हुआ था उसका सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा है कि यहाँ पे आपको 3 कथन दिए हुए हैं और पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। पहला बोलता है कि जो आपके है ना यूनियन टेरिटरी होते हैं उसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है क्या? दूसरा बोला है कि जो आपके है ना निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करने का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास में उसका अधिकार क्षेत्र होता है क्या? और तीसरा बोला है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होती है क्या? तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है वो आपको बताना है। तो तीनों ही कथन आपके गलत हैं। कैसे? यहाँ पे बोला है पहले में कि यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं होता है, ये गलत बात है। राज्यसभा में आपकी जो यूनियन टेरिटरीज जो होती है उनका रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है, यूटीज है, जिसका रिप्रेजेंटेशन, जिसका प्रतिनिधित्व आपके ना राज्यसभा में होता है, उन दोनों वो जो जितनी भी आपकी यूटीज हैं उसका आप मेरे को नाम जो है वो कॉमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? अगर इलेक्शन से जुड़े हुए कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उन डिस्प्यूट को सुलझाने का काम किसके पास में है? इलेक्शन कमिश्नर के पास में है क्या? नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाया हुआ है कि इलेक्शन से जुड़े हुए अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उनका जो है ना सुलझाव है वो आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो करेंगे। तो ये बात भी गलत है। तीसरा बोला है कि पार्लियामेंट जो होती है, आपकी संसद जो होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही होती है क्या? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी होते हैं, तो ये कथन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आईएएस प्री 2012 का सवाल है। ठीक है,
अगला सवाल जो है वो आपका एनडीए 2019 का सवाल है। क्या पूछा है, इन है ना चारों कथन में से राज्यसभा को लेकर कौन सा कथन आपका सही नहीं है, वो आपको बताना है। पहला बोल रहा है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। दूसरा बोला है कि इलेक्शन फॉलोज द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि जो आपका चुनाव है वो आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा है ना, एक आपका जो एकल हस्तांतरीकरण वोट की विधि जो होती है उसके द्वारा किया जाता है राज्यसभा का चुनाव। तीसरा बोला है कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर जो है वो रिटायर होते रहते हैं एवरी 2 ईयर्स, यानी कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है वो आपके रिटायर होते रहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन बोला है इट इज़ अ परमानेंट बॉडी बट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय प्रेसिडेंट। ये एक स्थायी निकाय तो है परंतु आपके राष्ट्रपति द्वारा इसको पहले भी इसका है ना जो विघटन जो है वो किया जा सकता है। अगर ये आपका परमानेंट बॉडी है तो इसको डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि भाई यही जो कथन है वो आपका सही नहीं है, बाकी सारे कथन जो है वो आपके सही है। 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में यहाँ पे रिटायर होते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एकल हस्तांतरीकरण जो वोट का जो विधि है उसके माध्यम से इसके वोट होते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है आपकी विधान परिषद जो है, विधानसभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी विधानसभाएं जो है वो इसके है ना सदस्यों को निर्वाचित जो है वो करती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी, तीनों ही कथन सही है। डी ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनडीए का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसका ये आपका सवाल पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछता है, डेफिनेट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 220, 210, 230 या 250। तो मैंने आपको बताया हुआ था 250 कुल आपके राज्यसभा में सदस्य होते हैं, जहाँ पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं आपके प्रेसिडेंट, और बचे हुए जो 238 है वो आपके राज्य से और आपके यूटी से आते हैं। ठीक है, MPPCA 2010 का सवाल है आपका, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला बोला है कि राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में एक 228 मेंबर होते हैं जहाँ पे 20 मेंबर तो नॉमिनेट होते हैं आपके है ना राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं क्या। फिर बोला है कि 275 मेंबर होते हैं जहाँ पे 18 सदस्य जो है उनको नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तीसरा बोला है कि 250 सदस्य होते हैं जहाँ पे 12 सदस्य जो होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, उनको नामित करते हैं राष्ट्रपति। चौथा कथन बोला है कि 252 सदस्य होते हैं कुल, जिनमें से 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। तो अभी मैंने इसका सवाल आपको इस ऊपर वाले इसका जो जवाब है ये इस वाले क्वेश्चन में ही बता दिया कि भाई 250 तो कुल सदस्य होते हैं, जहाँ पे 12 जो आपके सदस्य होते हैं उनको नामित करते हैं राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं, जो कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस में एक्सपर्ट होने चाहिए। और जो बचे हुए आपके 238 हैं वो आपके आते हैं राज्य से और आपके यूटी से। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि राज्यसभा को लेकर कौन सा कथन सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि 250 लोग होते हैं और जहाँ पे 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति। तो पहला कथन भी गलत है, 20 लोगों को थोड़ी ना नामित करते हैं, और ना ही 18 को करते हैं, और ना ही यहाँ पे 252 कुल सदस्य होते हैं, बल्कि 250 होते हैं। तो डी वाला भी गलत हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। BPSC 2011 प्री का आपका ये सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, आपको यहाँ पे 2 सूचियां दे रखी है और बताना है कि किसमें कितने सदस्य जो है वो आपके राज्यसभा से आते हैं। गुजरात में, कर्नाटका में, केरला में और उड़ीसा में। तो ये आपको अलग अलग स्टेट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके गुजरात की, तो गुजरात में आपके 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कर्नाटका की तो वहाँ पे आपके 12 होते हैं राज्यसभा में। केरला की बात करते हैं तो वहाँ पे 9 होते हैं, और अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो वहाँ पे 10 होते हैं। ठीक है, 2017 का वैसे ये सवाल है तो थोड़ा सा पुराना डेटा है आपके पास में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राज्यसभा सीट विच स्टेट इज द लार्जेस्ट वन। कौन से राज्य में राज्यसभा की सीटें जो है वो सबसे ज्यादा है, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका। तो बिहार जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो आपका CDS 2021 का ये आपका सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, राज्यसभा डिसॉल्व इन, राज्यसभा का विघटन जो है वो कब होता है, हर 2 साल में, हर 4 साल में, हर 6 साल में, या फिर कभी भी नहीं। तो राज्यसभा का विघटन जो है वो कभी भी नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी हाउस है, एक परमानेंट हाउस है जो कि कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। तो फिर डिसॉल्व होता कौन है, बेसिकली लोकसभा जो है वो आपका अस्थायी हाउस है, यानी कि वो आपका टेम्पररी हाउस है, वो डिसॉल्व होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। UPPCS 1993 प्री का आपका सवाल है। अगला पूछा है कि परमानेंट हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, जो हमारी संसद है उसका स्थायी सदन कौन सा है। अभी मैंने आपको समझाया राज्यसभा तो अस्थायी है, तो बचा कौन सा, लोकसभा, वो आपका स्थायी हाउस है। यानी कि ऑप्शन नंबर है ना यहाँ पे क्या पूछा है, परमानेंट हाउस। अच्छा, परमानेंट हाउस कौन सा है, तो राज्यसभा जो है वो आपका स्थायी हाउस है, और अस्थायी कौन है आपका, लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे परमानेंट पूछा है, स्थायी पूछा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, राज्यसभा जो है वो आपका स्थायी है, अस्थायी कौन है, लोकसभा है। ठीक है, जो आपका है ना 2007 में जो आपका एग्जाम हुआ था PCS का, उसका ये सवाल है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है,
राज्यसभा कब डिसॉल्व होती है, यानी कि राज्यसभा को कौन डिसॉल्व कर सकते हैं, तो राज्यसभा को ना ही राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ना ही प्रधानमंत्री और ना ही उसकी मंत्रिपरिषद, यानी कि कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक स्थायी हाउस है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 2012 यूपीपीसीएस मेंस का सवाल है। ठीक है, अगला पूछा है कि इन विच ईयर राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है वो कब हुआ था। तो 2017 में भी सेम सवाल आया, 2010 में भी सेम सवाल आया। तो 1952 के अंदर राज्यसभा का सबसे पहले बार गठन हुआ था। ठीक है, तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट समितियां थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी समिति का क्या काम होता है। 7 से 8 समितियां मैंने आपको बताई है। वैसे तो काफ़ी सारी और कमिटीज़ है, लेकिन सबको पढ़ने की ड्यूटी हमारी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आगे भी पूछे जा सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट वाली है वो मैंने आपको सारी बता दी है। उससे इंपॉर्टेंट जितनी भी जानकारी है कि भाई कितने कुल सदस्य होते हैं, कौन से हाउस की समिति होती है, परमानेंट समिति है या फिर आपकी अस्थायी रूप वाली समिति है, क्या इसका मेन फंक्शन होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। हर समिति में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ये 2 बातें तो एटलीस्ट आपको पता होनी ही चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि कौन सा मिनिस्टर जो है वो कौन सी समिति के मेंबर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। हमने काफ़ी सारी समितियां देखी जहां पे मंत्री जो है वो आपकी समितियों के सदस्य नहीं हो सकते हैं, तो और काफ़ी सारी ऐसी समितियां भी है जहां पे मंत्री उन अलग अलग समितियों के सदस्य हो सकते हैं। तो कौन सी समिति के सदस्य मंत्री हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है हर समिति के, आपको बना लो नोट्स और हर समिति में लिख लो भाई इसमें कितने सदस्य हैं, लोकसभा से कितने आते हैं, राज्यसभा से कितने आते हैं, इनका काम कितना होता है, यानी कि क्या क्या फंक्शन इनके होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, और मंत्री जो है वो क्या इसके सदस्य हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। बस ये 4-5 पॉइंट कर लो, हर समिति में यही 5 पॉइंट आएंगे और इनको कंपेयर करके पढ़ते जाना। तो पूरा जो आपका आज का टॉपिक जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज को लेकर संसद से जुड़ी हुई जो भी आपकी इंपॉर्टेंट समितियां थी वो टॉपिक आपका इस तरीके से अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, इसको कॉमेंट करना, शेयर करना। आपको कोई भी सजेशन होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे साथ में पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आपकी जो पार्लियामेंट है, जो आपका संसद वाला जो टॉपिक है वो आपका फिनिश होने वाला है। एक क्लास और बची है उसके अंदर, जहाँ पे अलग अलग मोशंस पास होते हैं, अलग अलग बिल जो है वो आपके लोकसभा राज्यसभा में जो पास होते हैं वो किस तरीके से पास होते हैं, किस तरीके से है ना आपके बिलों को प्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम फिर अगली वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू।